हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचसीपी क्लासेस। और जैसे कि यूपी का एग्ज़ाम कई सारे आने वाले हैं, तो यूपी के लिए मैं कुछ स्पेशल वीडियो लेकर आ रहा हूं अब। तो पहली वीडियो जो हमारी है, ये है यूपी के जितने भी स्थल हैं जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, बस आप इनको पढ़ना। आपका यूपी के बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं से निकल आएंगे। तो पहला है, देखिए, सबसे पहला मैं पढ़ा रहा हूं आपको, अतरंजी खेड़ा। यूपी में एटा, जैसे आपने एटा मैनपुरी सुना होगा, तो यूपी के एटा में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। इसका क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आता है, हुएन सांग जब भारत आया था तो उसने पिलो शान के नाम से किसको पुकारा था, या किसका उल्लेख अपने बुक्स में किया था? तो उसका नाम है अतरंजी खेड़ा। दूसरा, अतरंजी खेड़ा जो है, ये एक हड़प्पा कालीन स्तर है जहां पर हमें चित्रित मतलब मृद भांड बर्तन मिले हैं, साथ में अग्निकुंड मिले हैं और धान की खेती। देखो, खेती का सबसे पहला उल्लेख वैसे तो मेहरगढ़ में कहा जाता है, मेहरगढ़ है ना, परंतु अगर इंडिया में पूछता है तो यूपी में एक स्थल है जिसका नाम है लाहुरा देव। ध्यान रखना इसको, लाहुरा देव से यूपी में सबसे पहले कृषि का साक्ष्य मिले हैं। तो पहले आता था कि अतरंजी खेड़ा में कृषि के साक्ष्य मिले हैं, पर अब उससे भी पुराने लाहुरा देव से मिले हैं। कहां? यूपी से। तो इसमें जो मैं मेंशन कर रहा हूं, केवल इन्हीं को आपको पढ़ना है। दूसरा, आपको अहित छत्र पढ़ना है। जैसे आप पांचाल जानते होंगे, 16 महाजन पदों में से 8 महाजन पद, 16 में से 8 महाजन पद कहां पर थे? यूपी में। तो उसमें एक था पांचाल। पांचाल के दो थे, एक था उत्तरी पांचाल और एक था दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो थी अहित छत्र, जिसको आज के समय में हम बरेली, रामनगर क्षेत्र, बरेली क्षेत्र सुना होगा आपने, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो वो बरेली पहले उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कांपिल्य। कैसे याद होगा? पांचाली से आपने सुना होगा, पांचाल, पांचाली। तो पांचाली बेचारे 5 पति थे, तो कभी इसका कोई काम का ना मिले, खाना बना दो, तो काम में पिल्ली रहती थी बेचारी, तो ऐसे याद हो जाएगा, कामपिल्य। अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि कुषाणों के सिक्के, कुषाणों के सिक्के यहां पर मिले हैं। कहां पर? बरेली में, मतलब अहित छत्र में। अशोक क्या यहां पर एक स्तूप बनवाया था, और यहाँ पे मित्र उपाधि के, ध्यान रखना, मित्र उपाधि के सिक्के इनके मिले हैं, कुषाणों के। कुषाण का जो पीरियड था वो मथुरा कला और गांधार कला, क्योंकि मथुरा कला यूपी की है, तो आता है मथुरा कला और यूपी गांधार कला अपने हाईएस्ट लेवल पर कब थी? तो आता है कुषाण वंश के राजा कनिष्क के समय। समझ में आ रहा है आपको? तो ये आपको याद रखने हैं। उसके बाद अयोध्या के बारे में इस बार आपको पता है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अयोध्या की हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन बनते हैं वो देखो। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, अयोध्या कहां पर है? तो अयोध्या फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखना, ये भी पूछ सकते हैं कि सरयू नदी के दाएं तट पर है या सरयू नदी के बाएं तट पर है। तो अयोध्या सरयू नदी के दाएं तट पर है, जिसका प्राचीन नाम, ये वाला नाम जरूर पूछेंगे, अयाजसा। अयाजसा जो था, ये इसका प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम। अच्छा, और यहां पर आपको पहले, दूसरे, चौथे, पांचवे और चौथवे 14th जो तीर्थंकर थे, तो 24 तीर्थंकर हुए थे जैन धर्म में। उन 24 में से 5 का जन्म कहां पे हुआ था? अयोध्या में हुआ था। तो बहुत ही मेन है। और मेन रूप से पहले जो थे ऋषभ देव, ऋषभ देव पहले जैन मुनि थे, जैन तीर्थंकर थे, उनका जन्म भी कहां पे हुआ था? यहां पर। तो ये पूछेंगे। दूसरा, यहां पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि यहां ये जो है कौशल की राजधानी, जो उत्तरी भाग, तो महाजनपाद में, ये महाजनपद जो 16 महाजनपद थे, उसमें साकेत के नाम से ये कौशल के
राजधानी थी, कौशल उसकी। अब यहां पर अशोक का स्तूप मिलता है, यहां पर कहां पर, अयोध्या में। और एक ध्यान रखना, धनदेव का अयोध्या इंस्क्रिप्शन, ये इस बार एग्जाम में जरूर आएगा। धनदेव का अयोध्या इंस्क्रिप्शन पुष्यमित्र शुंग का एक यहां पर एक मतलब इनके दरबार में थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने जब अशोक वंश मतलब मौर्य वंश का अंत किया शुंग वंश ने, तो शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग ने यहां पर 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, है ना। संस्कृत को उन्होंने अपनी भाषा बनाया था। वो पहले ब्राह्मण थे, ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण राजा। तो वो 2 अश्वमेध यज्ञों का उल्लेख धनदेव का अयोध्या इंस्क्रिप्शन में किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही यहां पर बहुत सारे जगह हैं, भरत कुंड, ये सब। पर मेन जो एग्जाम में है वो आएगा कौशल वाला क्षेत्र यहां पर था। दूसरा, कितने जैन मुनियों का यहां पर हुआ है। और फैजाबाद सरयू नदी के दाएं तट पर, बार बार मैं कह रहा हूं यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस पे करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन यूपी के बनेंगे वो कल मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर भी ले आऊं। फिर उसके बाद आता है आलमगीरपुर। अब देखो, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो 4 स्थल हैं, 4 स्थल, तो सबसे पूर्व का जो स्थल है उसी को हम क्या बोलते हैं, आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे है। जैसे सबसे ऊपर का जो पद होता है उसका नाम है मांडा, वो चिनाब नदी के किनारे है। सबसे पश्चिम जो होता है ये पूर्वी हो गया। सबसे पश्चिम में है सुतकांगे डोर। अब ये सुतकांगे डोर जो है ये दाश्क नदी के तट पर है। और सबसे नीचे जो आता है वो आता है दाइमाबाद। तो इस तरीके से ये जो है आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे मेरठ है, जिसकी खोज करी थी यज्ञदत्त शर्मा, YD शर्मा ने। और यहां से ध्यान रखना, कपास उत्पादन का साक्ष्य कहां से मिला है, क्योंकि लोग जब कभी एग्जाम में आता है कपास उत्पादन का साक्ष्य कहां से मिला है, तो जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं कपास के लिए तो काली मिट्टी चाहिए। अब काली मिट्टी यूपी में होती नहीं है, पर ध्यान रखना कपास उत्पादन का साक्ष्य हमें कहां से मिला है, आलमगीरपुर से। उसके बाद लुम्बिनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेपाल की तराई में जहां पर महाराजगंज पड़ता है, वहां पर नेपाल के पास में ही आपको क्या मिलेगा, लुम्बिनी। तो लुम्बिनी का भी बहुत महत्व है। जैसे क्वेश्चन आता है, अशोक ने जितने भी अपने अभिलेख लिखवाए या जितने भी उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन बनवाए, उन सब में अलग अलग मतलब मेनली अपने प्रजा को वो निर्देश देते थे, अपने माता पिता का आदर करें, पशुओं को ना मारें। परंतु आर्थिक एकमात्र अभिलेख जो उनका आर्थिक अभिलेख था और सबसे छोटा, वो कौन सा है, रुम्मनदेई अभिलेख। जब अपने शासन के 20वें वर्ष में, ध्यान रखना, जब अपने शासन के 20वें वर्ष में अशोक लुम्बिनी में गए, तो वहां पर उन्होंने अपना एक इंस्क्रिप्शन लिखा जिसे हम कहते हैं रुम्मनदेई इंस्क्रिप्शन। और ये रुम्मनदेई अभिलेख जो है ये अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। ध्यान रखना, ये अशोक का सबसे छोटा और एकमात्र अभिलेख है जिसका विषय क्या है, आर्थिक। नहीं तो अशोक के जितने भी इंस्क्रिप्शन थे उन्होंने उसमें जनता, क्योंकि अशोक ने जो धम्म अपनाया था, धम्म की परिभाषा जो थी वो राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। और राहुलोवाद सूक्त अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर अपने लोगों के नैतिक आचरण को ऊपर उठाने की बात कही गई है। तो अशोक ने जो धम्म लिया था उसी धम्म के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया। परंतु अंत में जब उन्होंने देखा कि लोग मेरे डर के मारे ही सही आचरण कर रहे हैं, और शायद कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब अशोक मरे और कब हम दोबारा से, क्योंकि सब परेशान थे उनसे, इसलिए अशोक अपने जीवन के अंतिम समय में आजीवक संप्रदाय को अपनाते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है,
पहले वो शैव धर्म को मानते थे, उसके बाद वो बौद्ध धर्म को मानते थे, और लास्ट में अंतिम समय पर उन्होंने आजीवक संप्रदाय को अपनाया, मक्खनी गोशाल ने जिसकी स्थापना करी थी। और आता भी है ना, बराबर की गुफाएं अशोक ने अपने अंतिम समय में किनको दान में दी थी, तो उसका आंसर आता है आजीवक। तो लुम्बिनी में ये जरूर याद रखना, शासन के 20वें वर्ष में वहां गए और वहां पर लोगों का टैक्स जो था वो 87.5% कम कर दिया, मतलब टैक्स केवल 1/8 भाग कर दिया। ठीक है। अशु घोष ने तो बुद्ध चरित्र की रचना करी थी, उसमें भी उन्होंने लुम्बिनी का उल्लेख किया था। ऑब्वियसली बुद्ध का जन्म स्थल है तो भाई उल्लेख तो होगा ही होगा। उसके बाद देखो काशी वाराणसी। काशी वाराणसी क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर कौन सा है? तो वर्ल्ड का जो सबसे पुराना जीवित शहर है वो है हमारी वाराणसी या बनारस। वाराणसी दो नदियों के संगम पर होने के कारण इसका नाम पड़ा, वरुणा और असी के संगम पर होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा, है ना। तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख होता है, ये तो खैर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। यहां पर 16 महाजनपदों में जो आप काशी पढ़ते हैं तो काशी यही है, विद्या का केंद्र था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में BHU बनाया गया मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और जब बनारस यूनिवर्सिटी बनाई गई उसी समय महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में विशाल जन समूह को संबोधित किया था। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि महात्मा गांधी ने पहली बार विशाल जन समूह को कब संबोधित किया इंडिया में। तो लोगों ने सोचा कि 1915 में आए तो 15 में होगा, नहीं, 1916 में इन्होंने बनारस में, जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव डल रही थी, तभी इन्होंने विशाल जनमानस को संबोधित किया था। तो वाराणसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलबरूनी इन सब का भी। और आज के समय जैसे आप जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर अब तो कॉरिडोर बन गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, यहां पर 84 घाट हैं। ये क्वेश्चन भी यूपी के एग्जाम में पहले आ चुका है। 80 घाट तो नॉर्मल हैं, तुलसी घाट, हरिश्चंद्र घाट, अहिल्याबाई घाट और मणिकर्णिका घाट, ये सब ने सुना है। तो 84 घाट यहां पर स्थित हैं, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और दूसरा भारत माता मंदिर, इस बात को कभी मत भूलना, भारत माता मंदिर कहां पर है? वाराणसी में। अब ये भारत माता कैसे हो गई? भारत तो पिता होना चाहिए था, क्योंकि भारत नाम तो आदमी का जल लगता है। एक्चुअली रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर के भाई, उन्होंने अपनी एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें उन्होंने भारत एक माता को दिखाया था, तो जिसको भारत माता का टाइटल दिया गया। तो भारत माता मंदिर रविंद्रनाथ टैगोर की कृति है। और ये मतलब जब हम कभी कृतियां आपको पढ़ाएंगे तो आप कभी ऑटो के पीछे देखते होंगे, एक औरत ऐसे बैठी रहती है यूं, तुम कब आओगे, है ना। ये सारे के सारे, ये सब बड़े बड़े लोगों की, एक आपने गाय और बछड़े की देखी होगी ट्रकों में ज्यादातर, हालांकि वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म में होते हैं। बड़ी दया आती है उन चित्रकारों पर जिन्होंने, नंदूलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बहुत बड़े बड़े मतलब चित्रकारों ने बनाए हो, और आज उनका ऐसा अपमान हो रहा है कि ऑटो के पीछे और इनके पीछे वो दिख रहे हैं। तो जो भी हो, चलिए इस बात को आप ध्यान रखना। यहां पर एक बात और, पतंजलि ने यहां के रेशम सिल्क का उल्लेख किया है, ध्यान रखना। तो ये प्राचीन समय में यहां पर रेशम के लिए भी जाना जाता था काशी विश्वनाथ। तो ये काशी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक आता है कौशाम्बी। जैसे कहते हैं कौशाम्बी कहां पे था? यमुना नदी के तट पर कौशाम्बी है, इलाहाबाद के दक्षिण में। अब कौशाम्बी में जो मेन क्वेश्चन आते हैं, जैसे आता है 16 महाजन पदों में एक महाजन पद था जिसका नाम था वत्स। जिसका नाम क्या था? वत्स। तो वत्स की राजधानी कहां थी? वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। तो जैसे वत्स कहां जा रहे हो? कौशाम्बी जा रहे हो, तो ऐसे याद कर लो, वत्स की राजधानी
कौशाम्बी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे राजा उदयन आपने सुना होगा, तो राजा उदयन यहां पे थे कभी, और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट जो आएगा कौशाम्बी में, वो आएगा समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। अच्छा, आपने सुना होगा कि यहां पर कौशाम्बी के पास में एक इलाहाबाद के पास में एक इंस्क्रिप्शन मिला है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन कहते हैं उसको। उसमें सबसे ऊपर इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में अशोक ने अपनी पत्नी कारुवाकी और अपने पुत्र तीवर का उल्लेख किया है, जो सबसे ऊपर वाला भाग था। फिर उस इलाहाबाद स्तंभ लेख में कुछ जगह नीचे फालतू बच गई। तो जब समुद्रगुप्त ने विश्व विजय किया, मतलब उनके अनुसार जब उन्होंने सभी उत्तर और दक्षिण के राजाओं को हराया, तो उन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ किया, और अश्वमेध यज्ञ करने के बाद उन्होंने उनके जो दरबारी कवि थे हरिशेन ने यहां पर प्रयाग क्या लिखा, प्रयाग प्रशस्ति। तो आता है प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसमें किसका उल्लेख है, तो हरिशेन ने यहां पर उल्लेख किया है किसका, समुद्रगुप्त का, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। फिर इस स्तंभ लेख को तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक इसको वहां से दिल्ली ले आया। फिरोज शाह तुगलक, जो भी आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिल्ली मेरठ, दिल्ली टोपरा, ये सारे कहां से आए इंडिया, दिल्ली में, तो ये सब फिरोज शाह तुगलक के समय आए, वही लेकर आया। लास्ट में कुछ स्पेस इसमें फिर बच गया, तो फिर हमारे जहांगीर साहब आए, और जहांगीर ने अपने चित्रकला प्रेम के बारे में यहां पर लिखा है। तो आप देखेंगे एक ऐसा स्तंभ लेख है, इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसमें बहुत से उल्लेख किए गए हैं, तो वो ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, है ना। तो ये यहां पर ये मेन आएगा क्या, कौशाम्बी। उसके बाद कड़ा, एक कड़ा क्षेत्र है। कड़ा क्षेत्र जो है इलाहाबाद के पास में है। यहां पे जैसे जलालुद्दीन खिलजी जब राजा बने थे 1290 में, तो 1290 में उन्होंने अपना जो दामाद तो बाद में बना, जो ये खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, उसने जब अपना दक्षिण अभियान शुरू किया था, तो वो देवगिरी अभियान जिसे कहते हैं, दक्षिण में सबसे पहले कौन गया था, अलाउद्दीन खिलजी। 1296 में आपने फिल्म भी देखी होगी पद्मावत, जब वो आता है अपना बहुत सारा रिजर्व माल वाल लेकर, फिर अपने वो ससुर या अपने चाचा की हत्या कर देता है और उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है। तो एक तो कड़ा वहां पर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आपने इलाहाबाद की संधियां अगर आपने पढ़ी हो, इलाहाबाद की संधियां, तो इलाहाबाद की संधियां में आता है ना, इलाहाबाद और कड़ा क्षेत्र किसने ले लिया, ये हम जो बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधियां पढ़ते हैं, तो कड़ा आप यहां पर याद रखना, कड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं से ही अपना युद्ध अभियान शुरू किया था। कालिंजर, देखो कालिंजर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कालिंजर अभियान के दौरान ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। जब शेरशाह सूरी कालिंजर अभियान पे गए थे, तो उक्का नाम का एक अस्त्र चला रहे थे, और इससे वो वहीं पर फट गया। एक तरह का ये बारूद से भरा हुआ था, और वो वहीं पर फट गया, और वहीं पर ही फट गया शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर अभियान में। और उसके बाद और उससे पहले 1202 में जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर हमला किया था, तो यहीं से ही कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो फेवरेट बना था मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी ने जो अपना अभियान के लिए भेजा था, क्योंकि भारत में उनके पास बहुत सारे थे, जैसे बख्तियार खिलजी भी एक उम्मीदवार था। बख्तियार खिलजी जिसने 1197 में भारत के बहुत सारे जो हमारे शिक्षा संस्थान थे उसने तोड़ा था। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इन सबको तोड़ने वाला जो था वो बख्तियार खिलजी था। तो एक तो बख्तियार खिलजी का ये वाला आता है, और दूसरा जो है, और दूसरा कंटेंडेंट जो था वो था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक।
और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये इसी अभियान के बाद, कालिंजर अभियान के बाद मेनली लाइमलाइट में आया, जिसको लोगों ने पहचानना फिर शुरू किया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और अकबर ने भी कालिंजर अभियान किया था रामचंद्र के समय, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा, कालपी बहुत इंपॉर्टेंट है। कालपी जैसे आता है फिरोज शाह तुगलक ने के पश्चात यह एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बन गया था। कालपी अकबर के समय मुगल साम्राज्य का एक भाग था। और अगर कुछ भी याद नहीं करोगे, बस इतना याद रखना, बीरबल का जन्म कहां पे हुआ था, बस इससे ही काम चल जाएगा। बीरबल का जन्म कहां पे हुआ था? कालपी में। तो ये याद रखना है आपको। झांसी के बारे में आप सब जानते हैं। इस बार क्योंकि महिलाओं का एम्पावरमेंट का 26 जनवरी की परेड में भी दिखाया गया था, तो 26 जनवरी की परेड में रानी झांसी का भी किया था। अब झांसी की रानी जो थी, इनके बारे में सब आता है। तो झांसी की लक्ष्मीबाई का महल, महादेव मंदिर और मेहंदी बाग यहां पर फेमस है। ये गंगाधर राव की पत्नी थी, जिनका कोई पुत्र नहीं था, तो इन्होंने एक पुत्र गोद ले लिया था। और अंग्रेजों ने जब डलहौजी ने एक नीति चलाई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में इनको भी हड़पने की कोशिश करी, हड़प लिया गया 1854 में। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है ये। उसके बाद कुरु जो था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, कौरवों को कुरु कहते थे और इनकी राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर। ठीक है। खजुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खजुआ में एक ही इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब ने यहां पर शाह सुजा को पराजित करके उत्तराधिकार में सफलता प्राप्त करी थी। क्योंकि औरंगजेब के बहुत सारे कंडवो थे, जैसे इनका भाई जो था दारा शिकोह भी था, और शाह सुजा को भी इन्होंने खजुआ के युद्ध में हराया था। नहीं भी याद करेंगे चल जाएगा, ये वाला भी याद नहीं करेंगे, गढ़ कुंडार, तब भी चल जाएगा। गढ़वा आपको याद रखना, इलाहाबाद में गढ़ क्वेश्चन आता है। कुमार गुप्त के शिलालेख, क्योंकि गुप्त काल में सबसे ज्यादा शिलालेख जो मिले हैं वो किसको मिले हैं? किसके मिले हैं? कुमार गुप्त के। तो उसका एक उसका कहां पर मिले हैं? गढ़वा में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें स्कंदगुप्त का भी मिला है और उसका भी मिला है। फिर आता है श्रावस्ती, बहुत ही इंपॉर्टेंट। श्रावस्ती क्वेश्चन आता है, श्रावस्ती को प्राचीन समय में क्या नाम से जानते थे? तीसरे सहेत और महेत। तो सहेत महेत जो है प्राचीन समय में क्या था? श्रावस्ती। तो श्रावस्ती जिले में स्थित वर्तमान सहेत महेत नामक स्थान की पहचान प्राचीन श्रावस्ती के रूप में की जाती है। यहां पर ये कौशल की दूसरी राजधानी थी, कौशल। तो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, ये याद रखना है। भगवान बुद्ध की यह प्रिय नगरी थी, प्रिय नगरी। और भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक 25 वर्षा काल उन्होंने कहां पे बिताए थे? श्रावस्ती में, इसे याद रखना। और बाकी मखनी गोशाल ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी चल जाएगा फिलहाल, क्योंकि पेपर बहुत पास में है, तो इतना सारा उम्मीद आप कर भी नहीं पाएंगे, है ना। चंदावर का युद्ध जो है वो जानते होंगे, कन्नौज के एक राजा थे, गहडवाल शासक जयचंद। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में यहां पर युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। जैसे आप तराइन का युद्ध पढ़ते हैं 1191 1192 में, उसके बाद में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें कन्नौज पर जो जयचंद, गढ़वाल राजा जयचंद का अधिकार था वो छीन लिया था मोहम्मद गौरी ने। तो ये वाला बस इसमें इतना पढ़ते हैं। चुनार का इतना महत्वपूर्ण नहीं है वैसे चुनार के बारे में, पर कहीं पर भी जहां पे दुर्ग वुर्ग बनाए जाते हैं तो वहां पे चुनार से ईंटें लाई जाती हैं। मतलब जहां पर भी आपको लाल मिट्टी का दिखेगा तो जनरली वो जो जैसे ताज जैसे कहते हैं, दिल्ली का लाल किला कहां से बनाया गया, तो यहां पर भी चुनार से लाल पत्थर लेकर आए थे। बाकी इसमें और इतना कोई खास क्वेश्चन इसमें नहीं बढ़ता। देवगढ़ में केवल एक ही चीज याद रखनी है, विष्णु का दशा अवतार मंदिर। यही क्वेश्चन यहां पर बहुत बार आता है। और ये मंदिर किसका बना है? ईंटों का। बस ये दो ध्यान रखना,
दशावतार मंदिर गुप्त काल में, गुप्त काल के समय यहां पर बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मथुरा, जैसे आप जानते हैं मथुरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा में जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मथुरा सूरसेन, सूरसेन महाजनपद की क्या थी, राजधानी थी मथुरा। और यहां पर मिनांडर के सिक्के मिले हैं। मिनांडर जो थे वो यूनानी, उनके सिक्के मिले हैं कहां, मथुरा में। बाकी मथुरा कला जब आती है तो मैंने कहा था मथुरा कला जो है भारत में एक कला थी जिसका सबसे अधिक विकास कुषाण काल के समय हुआ, तो मथुरा में यह आता है। और सूरजमल, सूरजमल ने भरतपुर राज्य की स्थापना करी थी जब औरंगजेब के साथ उन्होंने विद्रोह किया था। औरंगजेब के समय में ही जाटों ने सबसे पहला विद्रोह किया था, जाटों ने। तो ये सब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर बनते हैं। ये वाला मिनांडर के और मथुरा कला और बुद्ध की प्रथम मूर्ति, ये तो खैर यहां पे आ ही जाए। उसके बाद बरन जो है, बरन बस जो जियाउद्दीन बरनी है, जियाउद्दीन बरनी यहीं का ही है और इसलिए इसको बरन थोड़ा बुलंद शहर के पास में पड़ता है ये। और इसमें कोई इतना खास क्वेश्चन नहीं आता। इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी बरन का निवासी था। एक भीतरी स्तंभ लेख जो आता है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तंभ क्वेश्चन आएगा। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किससे है, तो आंसर आएगा स्कंदगुप्त। ठीक है। भीतर गांव का जो है वो मैंने कानपुर देहात में है। और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था सेकंड, उनके समय का यहाँ पे मंदिर है, उसे कहते हैं भीतर गांव का मंदिर। किस काल का है, गुप्त कालीन का। और किसने बनाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे गुप्त काल के सबसे महान राजाओं में से एक थे और इन्हीं के पीरियड को गुप्त काल का मतलब भारत का हिस्ट्री का स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है। नैमिषारण्य जो है यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है, महर्षि दधीची ने राक्षसों का नाश करने के लिए सीतापुर के पास में यहां पर अपनी अस्थियां देवताओं इंद्र को दे दी थी और इंद्र का जो वज्र बना था वो महर्षि दधीची के अस्थियों से बना था। दूसरा, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि कहा जाता है, क्वेश्चन यही आता है। 88,000 ऋषियों की तपोभूमि किसे कहा जाता है, नैमिषारण्य कहां पर है, सीतापुर के पास में। दूसरा, 60,000 मुनियों ने महाभारत कथा का वाचन यहां पे किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके पास में एक 84 कोस की परिक्रमा यहां पर है, वो याद रखना है। और एक यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो आता है कि सुतगढ़ी, सुत ऋषि और सौनक ऋषियों का संवाद यहां पे हुआ था। हनुमानगढ़ी जो आपको दिखा, ये हनुमानगढ़ी वो जगह है जहां अहिरावण जो है जब राम लक्ष्मण को मुक्त करा के, मतलब राम लक्ष्मण को लेकर पाताल में चले गए थे, तो हनुमान जी वहां पे गए थे और हनुमान जी ने अहिरावण का अंत किया था और यहीं से ही वो उनको, राम जी को बाहर लेकर आए थे। तो इसलिए ये पाताल तोड़कर यहीं प्रकट हुए थे अहिरावण से युद्ध लड़ने के बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हनुमानगढ़ी। तो वो कहां पर है, नैमिषारण्य। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बदायूं जो है, बदायूं तो आता है जैसे सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश कहां का इक्तेदार था, तो वो है क्या, इल्तुतमिश कहां का, बदायूं का। तो ये इंपॉर्टेंट है, बदायूं में और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरठ में जो क्वेश्चन आता है 1857 का जो विद्रोह है वो 10 मई को सबसे पहले 1857 का विद्रोह कहां से हुआ था, मेरठ से। और किसने शुरू किया था, कदम सिंह ने। कदम सिंह का विद्रोह ये आपको याद रखना है। एक नौचंदी का मेला यहां पर जाना जाता है ना। और फिरोज शाह तुगलक अशोक के स्तंभ लेख को यहां से ही दिल्ली लेकर आए थे। मांडी, मांडी वो है हड़प्पा कालीन स्थल है जहां पर कुछ दशक पहले यहां पर सोने के बहुत सारे भंडार मिला था। सोने के छिलके, सोने के छल्ले। तो मांडी गांव आपने सुना होगा, एक किसान था, उसकी खेत में से मिला था। तो बहुत ही हिस्ट्री है इसकी भी मजेदार।
पर क्योंकि अब समय इतना नहीं है कि आपको मजे दिलाएं, पढ़ा दें पहले, तो मुजफ्फरनगर में मांडी आपको ध्यान रखना है। शकिनशा जो है ये इतना इंपॉर्टेंट वैसे नहीं क्वेश्चन आता यहां से, बस इतना आता है कि महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश करने की जो इजाजत दी थी वो यहीं पर दी थी। क्वेश्चन आता है किसके कहने पर अशोक ने महिलाओं का प्रवेश करवाया? तो इनका एक शिष्य था आनंद, आपने सुना होगा आनंद और उपाली। तो आनंद कह रहा गुरुजी आनंद नहीं आ रहा, महिलाओं को भी लेकर आओ, मतलब को एजुकेशन होनी चाहिए, है ना। तो आनंद के कहने पर ही महिलाओं का प्रवेश हुआ, तो ये ध्यान रखना यहां पर। उसके बाद सराय नहार खां जो है प्रतापगढ़ में है, यहां पर मध्य पाषाण युग के बहुत सारी चीजें मिली हैं, पर कांस्टेबल इन सब में एग्जाम में इतना नहीं पूछेगा, ये पीसीएस लेवल पर आ सकते हैं। सौगौरा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको कर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। कुशीनगर बहुत इंपॉर्टेंट है, कुशीनगर में ही मृत्यु हुई थी किनकी? गौतम बुद्ध की। महावीर स्वामी की मृत्यु हुई पावापुरी और इनकी मृत्यु हुई कुशीनगर। तो कुशीनगर मृत्यु के लिए जाना जाता है इनका। तो ये मल्ल महाजन, और दोनों की खास बात क्या थी? मल्ल जो महाजन पद था उसकी दो राजधानियां थी, एक कुशीनगर और दूसरी जो अभी मैंने बताया आपको पावापुरी। तो पावापुरी और कुशीनगर ये दो, एक में जैन मुनि मरे और एक में बौद्ध धर्म के जो बुद्ध थे उनकी मृत्यु हुई, और वहां महावीर स्वामी की। तो यही इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ यहां पर इंपॉर्टेंट नहीं है। सामूगढ़ का युद्ध आपने सुना होगा। औरंगजेब मुराद की संयुक्त सेना ने दारा की सेना, जो दारा शिकोह थे, सामूगढ़ का युद्ध हुआ था और दारा शिकोह को इन्होंने हराया था। यहां पर सिकंदरा सब जानते हैं, आगरा के निकट सिकंदरा है, और सिकंदरा को बसाया था किसने? अकबर ने। तो अकबर ने अपने जीवन काल में इसका निर्माण पूरा किया, परंतु इसको पूर्ण करने का श्रेय किसको जाता है? जहांगीर को। ध्यान रखना इस बात। और बौद्ध स्थापत्य शैली का प्रभाव कहां मिलता है? मकबरे में, बौद्ध धर्म से इंस्पायर्ड होके। तो ये क्वेश्चन सिकंदरा बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्रकूट जो है, चित्रकूट में एक तो यही आता है जानकी कुंड कहां पर है? जानकी कुंड, देखो चित्रकूट वो है जहां पर भगवान राम ठहरे थे और यहां पर महर्षि वाल्मीकि भी रहते थे। इस बात का ध्यान रखना। मंदाकिनी नदी इसी चित्रकूट के पास से निकलती है, मंदाकिनी, और यहां पर पर्णकुटी जिसे कहते हैं वो यहां पर आपको मिलती है भगवान राम के उस समय। तो ये चीजें जो हैं ये यूपी और इनमें जो पड़ते हैं भगवान राम के जितने भी स्थल, वो इस बार सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। बिठूर जो था, इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहां पर? और ये फिर क्वेश्चन पूछेगा इस बार। कानपुर के पास बिठूर में, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बचपन में यहां रहती थी, और कहां? बिठूर में। ये बिठूर ध्यान रखना। और एक कुछ मस्जिदें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस समय, जैसे ज्ञानवापी मस्जिद कहां पर है? वाराणसी। जामा मस्जिद कहां पर है? फतेहपुर सीकरी। एक असफी मस्जिद कहां पर है? लखनऊ में। और एक आपको लाल दरवाजा मस्जिद लखनऊ। अटाला की जौनपुर में अटाला मस्जिद, ये बाबरी मस्जिद। एक आगरा में भी, ध्यान रखना, बाबरी मस्जिद जो है एक आगरा में भी है। एक बाबरी मस्जिद जो थी वो अयोध्या में थी, वो अयोध्या की राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला। पर अगर आएगा बाबरी मस्जिद कहां पर है तो यहां पर आप आगरा में भी लिख सकते हैं। तो आगरा में उनको दफनाया गया था पहले, इसलिए। बादशाही मस्जिद ये सब आपको नहीं। सरगना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि बेगम समरू जो थी, इन्होंने एक चर्च बनाया था। ये दक्षिण एशिया में एक बहुत महत्वपूर्ण चर्च है, सरधना। कहां पर? मेरठ के पास में। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट।
जौनपुर जो है, जौनपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करी थी, फिरोज शाह तुगलक ने। जौनपुर को सिराज हिंद, हिंद का सिराज मतलब पूर्व का सिराज कहते हैं, क्योंकि यह मुस्लिम शिक्षा केंद्र के रूप में उभरा था जौनपुर। यूपी में जो सेक्स रेशो है वो सबसे अधिक कहां पर है? जौनपुर में, है ना। तो जौनपुर की अटाला मस्जिद बहुत फेमस है। और शर्की सल्तान, जो शर्की राजा थे, शर्की राजाओं का भी कहां पे है? जौनपुर में। ये लखनऊ, लखनऊ जो है इसमें जो मेन आता है वो आता है 1857 का विद्रोह जो बेगम हजरत महल ने किया था, वो कहां से किया था? लखनऊ से किया था, है ना। एक सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दवाइयों का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहां पर है? यहां पर, है ना। बॉटेनिकल गार्डन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं हमारे एग्जाम में। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूं आपको। मगहर में एक ही क्वेश्चन आता है बहुत। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है यहां पर संत कबीर नगर, क्योंकि कबीर को हर कोई जानता है। संत कबीर नगर, कबीर का महाप्रयाण मतलब उनकी समाधि मगहर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कबीर दास को हिंदू मुस्लिम सब मानते हैं। सक्रताल ये वाली जगह है जहां शुक्राचार्य ने परीक्षित को, राजा परीक्षित को पहली बार भागवत कथा सुनाई थी। तो भागवत कथा यहां पर फेमस है। शुक्रताल कहां? मुजफ्फरनगर में, शुक्राचार्य के कारण। कन्नौज जो है इसको पूर्व का ग्रासे कहते हैं, पूर्व का ग्रासे। ग्रासे एक जगह है फ्रांस में जो अपने इत्र के लिए फेमस है, और उसी तरह इत्र के लिए फेमस है यहां पर। हर्षवर्धन के समय में आपने सुना होगा, हर्षवर्धन अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहां ले गया था? कन्नौज, क्योंकि उसको अब अपनी बहन जो था, अपनी बहन का भी शासन देखना था, क्योंकि उनके बहन के पति की हत्या जो है वो गुप्त वंश के जो अंतिम राजा थे, देवगुप्त, जो मतलब बाद में राजा थे, और एक आपने बंगाल का राजा शशांक पढ़ते होंगे, उन्होंने हत्या कर दी थी इसलिए। और उनके राज्यवर्धन की भी हत्या कर दी थी, हर्षवर्धन के बड़े भाई की। इसलिए हर्षवर्धन ने उन सबको जब मारा तो अपनी बहन के शासन को देखने के लिए अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहां ले गया? कन्नौज ले गया। अब इसी कन्नौज का नाम पहले क्या था? नगर महोदय, मतलब महोदय नगर किसको कहा जाता है? तो आंसर आता है कन्नौज। बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नौज के लिए तीन राजाओं ने संघर्ष भी किया था हर्षवर्धन के बाद, जिसमें आते हैं पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार। अब ये सब जो लड़ाई हुई गुर्जर प्रतिहार, पार और राष्ट्रकूटों के बीच में, तो फाइनली कन्नौज आ गया गुर्जर प्रतिहारों के पास में। फिर गुर्जर प्रतिहारों को हराया गहडवाल वंश के शासकों ने। फिर गहडवाल वंश के शासक जयचंद से इसको ले लिया कन्नौज को, किसने? मोहम्मद गौरी ने। तो ये सब हम देखते हैं यहां पर। बाकी बाराबंकी जो है, यहां पर क्वेश्चन आता है देवा शरीफ या देवा शरीफ, ये देवी नहीं, देवा शरीफ है, देवा शरीफ है यहां पर बाराबंकी जो है। और हिंदू मुस्लिम एकता का यहां पर एक मजार है, सलामत शाह मजार, सलामत शाह मजार बहुत जरूरी है हिंदू मुस्लिम एकता का भी, है ना। देवी पाटन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कांपिल्य जो है, कांपिल्य दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी, बस इतना ही यहां पर मेन है। उसके बाद ये सारे हमारे, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश करी कि यहाँ यूपी के जितने भी स्थल इंपॉर्टेंट हैं उनको मैं आपको बता पाऊं। अगर आपको बढ़िया लगे तो कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि बच्चे कमेंट्स नहीं करते हैं तो कुछ पता नहीं चलता। कमेंट जरूर करें, और लाइव क्लास में भी बहुत जल्दी आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।